नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की जो परिचर्चा हम लोग करेंगे वो करेंगे भाषा का अर्थ और विशेषताएं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शस्त्र। चलते हैं आज के शस्त्र के। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाषा शब्द कैसे बना, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के विविध रूप क्या हैं, भाषा की प्रकृति अर्थात उसका स्वभाव कैसा होता है, हिंदी शब्द कैसे बना है, और जो है वो है कि हमारे आधार ग्रंथ जो हैं वो क्या क्या हैं। हिंदी भाषा का साहित्य डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, हिंदी भाषा उद्भव विकास और रूप डॉक्टर हरदेव बहारी सिंह। आगे देखते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई या भाषा शब्द जो है बना कैसे है। भाषा शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ क्या होता है? कहना या बोलना, किसी से कुछ कहना या उससे बोलना या उच्चारण करना। क्या होता है भाषा का अर्थ? बोलना, कहना या किसी शब्द को उच्चारण करना। भाष प्लस अड़, आ जो है शेष है, उसके बाद बड़ा जो आ है वो शेष है, उसके बाद बना है भाषा। क्या बना है? भाषा। भाषा का सामान्य अर्थ क्या होता है? वह जो कही जाए, जो बात बोली जाए या किसी से कही जाए उसको भाषा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है कि विचार विनिमय का माध्यम क्या है भाषा, और कैसे भाषा का प्रयोग हुआ और किस प्रकार से हम एक दूसरे से बातचीत और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखते हैं कि विचार विनिमय का माध्यम है, लेकिन विचार विनिमय तो हाथ के संकेत या ध्वनि या संकेत, जैसे हाथ के संकेत से या कोई अच्छा वर्क कर रहा है उसके लिए हम ताली बजाते हैं, करतल करते हैं, तो वो संकेत हो गया हाथ के, तो वो उत्साहित होता है। और ध्वनि जो है, घंटी जो है, किसी के घर के बाहर जो बेल लगी होती है उसको दबाने से उसे पता चल जाता है कि कोई मेरे घर में आया हुआ है, तो वो घंटी। आँख मिचाना, टेढ़ी आंखें दिखाना या टेढ़ी करना, खांसना, गहरी सांस लेना, मुंह बिचकाना आदि क्रियाएं भी होती हैं। यहाँ तक कि रेलवे गार्ड जो होता है वो हरी झंडी दिखा के गाड़ी को रवाना करता है, और कोई खतरा होता है तो लाल झंडी दिखाता है, लेकिन अपने मुंह से कुछ नहीं कहता है। इस प्रकार से वो विचार को आदान प्रदान करता है। और ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक लाइट द्वारा विचार विनिमय करती हैं। तो क्या ये सब भाषा है? नहीं, ये सब भाषाएं नहीं है, ये हमारे विचार हैं, ये बस संकेत हैं। इनसे हम बोलते नहीं हैं, बस संकेत करते हैं, तो ये भाषा नहीं है, क्योंकि इनमें कणेंद्रीय का प्रयोग हुआ है। जो हमारी इंद्रियां हैं इनका प्रयोग हुआ है। हमने किसी वक्ता या श्रोता से, ना कुछ वक्ता ने कहा है ना श्रोता ने कुछ सुना है, तो इस तरह से नहीं है, सिर्फ हमारी इंद्रियां ही काम की हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भोलानाथ तिवारी का कथन क्या है। इनका कथन है कि भाषा विज्ञान जो है वो क्या है? जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं है। इन्होंने क्या कहा है कि भाषा जो है या विज्ञान जो है, जिस भाषा में अपना अध्ययन या विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं है। क्यों नहीं है उसको हम देखते हैं कि उससे हम उन सभी साधनों को नहीं लेते हैं। कौन से साधन नहीं लेते हैं? जिनके द्वारा विचारों का आदान प्रदान व्यक्त करते हैं, और ना उन्हें लेते हैं जिसके द्वारा हम सोचते हैं। हम अपने अंदर की भावनात्मक क्रियाएं या मनोभाव से इन चीज़ों को हम भाषा के अंदर नहीं रख सकते हैं। यह बात डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कही है।
भाषा उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जो बोली और सुनी जाती है। जो क्या है, बोली और सुनी जाती है। जब वक्ता कुछ कहता है तो श्रोता कुछ सुनता है, भाषा उसको कहते हैं। और बोलना, अब पशु भी बोलते हैं, पक्षी भी बोलते हैं और गूंगे मनुष्य भी बोलते हैं, लेकिन ये सब भाषा के अंदर नहीं रखे गए हैं, क्योंकि इसमें जो रखे गए हैं वो केवल बोल सकने वाले मनुष्यों ही रखे गए हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है प्लेटो ने कहा है कि सेप्टिस नामक ग्रंथ में भाषा के जिस रूप में परिभाषित किया गया है, प्लेटो ने सेप्टिस नामक अपने ग्रंथ में भाषा को जिस रूप से परिभाषित किया है वह है कि वह विचार भाषा की भिन्नता उनके पारस्परिक संबंध की सहज ही स्पष्ट कर देता है। इन्होंने कहा है कि विचार आत्मा की मुख्य अध्ययनात्मक बातचीत है, पर वही ध्वन्यात्मक होकर ओंठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि भाषा वह है, क्या है, जो वक्ता के विचार श्रोता तक पहुंचाती है। क्या है, जो वक्ता के विचार होते हैं वो श्रोता तक पहुंचते हैं और श्रोता उन्हें सुनता है, तो भाषा वह होती है। उसके बाद कहा है कि जो निश्चित प्रत्यय के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निष्पृत होती है। ध्वनि समिष्ट है, वह ध्वनियों का समूह है। उसके बाद है कि भाषा की ध्वनि समिष्ट सार्थक होती है तथा श्रोता एक निश्चित अर्थ का बोध कराती है। क्या होता है कि जो भाषा होती है वो जब वक्ता कुछ कहता है तो वह एक अर्थ बोध करती है, अर्थ निश्चित बोध करती है कि अर्थात भाषा निश्चित प्रत्ययों के द्वारा मुख से निकलती है, सार्थक ध्वनियों व समूह से वक्ता के विचारों तक श्रोता पहुंचाता है। वक्ता के विचारों तक श्रोता पहुंच जाता है कि जो सुनता है कि इसने क्या कहा है, इसके विचार क्या हैं, ये किस बात को कहना चाह रहा है, किस मतलब से कहना चाह रहा है, वो सब श्रोता समझ जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भाषा के रूप कौन कौन से हम लोग देखते हैं एक नज़र। बोली, परिनिष्ठित भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा। बोली जो है वो क्या है, जिसकी लिपि ना हो और जो जनसाधारण के द्वारा बोली जाए। बोली की कोई लिपि नहीं होती है, ये किससे विकसित होती है, कोई कुछ नहीं होता है इसका। ये बस जैसे परिवेश में जो लोग बोलते हैं उन्हीं का बच्चा अनुकरण करता है, उसी से धीरे धीरे सीखता रहता है। और परिनिष्ठित भाषा जो होती है, जो व्याकरण के नियमों में बंधी हो और जिसमें तत्सम तद्भव की प्रधानता हो, जिसमें संस्कृत शब्दों की प्रधानता होती है, उसको परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा जो है, जो राजनीतिक एवं सामाजिक शक्ति एवं आधार पर व्यापक रूप धारण कर ले। जो राष्ट्रभाषा है वो राजनीतिक और सामाजिक वर्ग में जो यूज की जाए और बोली जाए और काम में लाई जाए, उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा जो देश की प्रशासनिक कार्यवाही में प्रयुक्त हो, जो राज्यभाषा है। आगे देखते हैं, आगे है भाषा की प्राकृतिक विशेषताएं क्या क्या हैं, देख लेते हैं हम। भाषा की अनेक विशेषताएं जो उसके स्वभाव को व्यक्त करती हैं वो भाषा होती है। क्या होती है, भाषा। भाषा यादृच्छिक होती है। कैसी होती है, भाषा जो होती है यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का कोशगत अर्थ क्या है, ऐच्छिक, स्वतः स्फूर्त और स्वतंत्र। जो स्वतंत्र बोली जाए, जिसमें कोई भी रोक टोक ना हो, उसको यादृच्छिक या ऐच्छिक भाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के इस शब्द यादृच्छिक का सरल अर्थ क्या है, माना हुआ। क्या अर्थ है, माना हुआ। इन्होंने यादृच्छिक का अर्थ माना है कि माना हुआ। आगे देखते हैं, आगे है कि इन्होंने कहा है कि हाँ, माना हुआ का जो अर्थ है ये बिना किसी तर्क, नियम और कारण के जिससे मान लिया जाए। भाषा जो है, जो अपने स्वतंत्र बोल सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं किसी से, और आप
कुछ भी बोल सकते हैं, अपने अंतर मन की भावना को बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई नियम और कोई तर्क नहीं रखा गया है। जैसे संस्कृत में जल, हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वाटर, एक ही वस्तु को कई नाम से बोलते हैं, कई नाम से पुकारते हैं उसे। तो यह यादृच्छिक भाषा हो गई है। यदि भाषा में प्रयुक्त ये सार्थक ध्वनियाँ समिष्ट हो गई ही मानी हुई यादृच्छिक नहीं होती, तो संसार की सभी भाषाएं लगभग एक सी होती। क्या होती? एक सी होती। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि भाषा की विशेषताएं। भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा जो है वो क्या है? पैतृक संपत्ति नहीं होती है। जो पिता के पैतृक क्या होता है? जो पिता की जो जमीन जायदाद होती है उसको पैतृक बोलते हैं, पैतृक संपत्ति। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है जो पिता की जायदाद से आपको मिल जाएगी। भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति होती है। क्या होती है? अर्जित संपत्ति है, अर्थात भाषा परिवेश से अर्जित की जाती है। क्या होती है? परिवेश से अर्जित की जाती है। अगर छोटा बच्चा है, वो अभी किसी भी परिवेश में, अभी उसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसके बाद उसे कहीं भी यूएसए में अगर वो लोग रह रहे हैं, ले जाकर वहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ की भाषा वो वहाँ का सब कुछ सीख जाएगा। वो यहाँ का नहीं कुछ, जैसे परिवेश में रहेगा उसी तरह से उसमें परिवर्तन होता रहेगा। यानी प्रत्ययन पूर्वक प्राप्त की जाती है या सीखी जाती है। भाषा जो है अध्यत्य एक सामाजिक वस्तु है। क्या है? अध्यत्य एक सामाजिक वस्तु है। बच्चा जो है किसी भी घर से या बाहर से किसी भी तरह से कोई भी बात सीखता है, तो वो अपने आस पास से, अपने आस पड़ोस से ही सीखता है। तो क्या है? भाषा परंपरा है। क्या है? भाषा परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता है। व्यक्ति जो है इसका अर्जन कर सकता है पर इसे उत्पन्न नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। क्या है कि भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा क्या है? भाषा जैसे अनुकरण है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने घर से भाषा को सीखता है, उसके माता पिता से सीखता है, अपने भाई बहन से सीखता है। भाई बहन से सीखने के बाद अब जैसे जैसे बड़ा होता है, बाहर से मिलता है, अपने मित्रों से मिलता है, सोसाइटी के जो लोग जैसे बोलते हैं वो उन चीज़ों को ग्रहण करता है, अपने रिश्तेदारों के जो कुछ शब्द होते हैं वो ग्रहण करता है, और उसी तरह से अनुकरण या भाषा अनुकरण या सीखी जाती है। भाषा जो है चिर परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? चिर परिवर्तनशील है। इसका जो परिवर्तन होता रहता है, कोई स्थायी वस्तु नहीं है। भाषा, दो मनुष्यों की भाषा बिल्कुल एक सी नहीं होती है। एक ही जगह के दो लोग रह रहे हैं पर उनकी भाषा एक सी नहीं होती है। अनुकरण द्वारा सीखे जाने पर शारीरिक एवं मानसिक भिन्नता के कारण भाषा का स्वरूप परिवर्तित होता है। कैसा होता है? परिवर्तित होता है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, क्योंकि भाषा निरंतर विकासमान होती है। क्या होती है? विकासमान होती है। भाषा की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। क्या है? भाषा की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की ये सीमा है, अपने भारत की ये सीमा है, तो इस तरह से उसकी कोई सीमा नहीं होती है। उसके या कोई निश्चित भाषा का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी नहीं होता है। आगे देखते हैं, आगे है कि भाषा की ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं। ऐतिहासिक सीमा होती है पर भौगोलिक सीमा नहीं होती है। भाषा किसी निश्चित कालखंड में अपने एक रूप में रहती है। भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। भाषा जो है कठिन से सरल की ओर जाती है। जैसे कर्म, कर्म से क्या बना है? कर्म से बना है काम। क्या बना है? काम। तो भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। भाषा में सृजनात्मकता होती है। भाषा अनेक निरर्थक और सार्थक इकाइयों से मिलकर बनती है। किससे बनती है? अनेक इकाइयों से और सार्थक से। जैसे का, खा, ये सब शब्द बने हैं, इनसे हम, ये निरर्थक शब्द हैं। जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये सार्थक इकाइयों से हैं। जैसे ध्वनि, ध्वनि होती है, फिर उससे वर्ड,
फिर शब्द बनता है, शब्द से हम वाक्य बनाते हैं। भाषा एक अंतरणशील होती है। कैसी होती है? अंतरणशील होती है, अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य काल को व्यक्त करने की क्षमता युक्त होती है इसमें। आगे देखते हैं। आगे जो है हिंदी भाषा शब्द, हिंदी जो शब्द है वो बना कैसे है? हिंदी जो शब्द है वो बना कैसे, या देखते हैं। ईरानियों और यानी पारसियों की उच्चारण में, ईरानियों और पारसियों को एक ही होते हैं। उच्चारण भिन्नता के कारण और भाषा में निजी प्रकृति के कारण हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। ईरानी जो थे वो सिंधु सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो सी की जगह उन्होंने क्या किया? सी की जगह उन्होंने हा कर दिया। क्या किया? हा कर दिया, तो हिंदू कहने लगे। हिंद के बाद हिंद बनाया, हिंद के बाद हिंदी बनाया, फिर ईक का प्रत्यय लगा दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कालांतर का लोप कर दिया, फिर हिंदी बना दिया। क्या कर दिया? फिर का ही लोप कर दिया, फिर हिंदी बना दिया, अर्थात हिंद देश यानी भारत की भाषा। आगे देखते हैं। आगे है कि इस प्रकार यूनानियों ने उच्चारणगत भिन्नता एवं भाषा की प्राकृत के योग से इंडिया शब्द कैसे बनाया? इंडिया को इन्होंने क्या किया? हिंदी से इन्होंने ही कहना नहीं जानते थे, फिर इन्होंने इंडिक बना दिया, इंडिक से इन्होंने इंडिका बना दिया, इंडिका से फिर इन्होंने इंडिया बनाया। क्या बनाया? इंडिया बनाया, इंडिया। फिर हिंदी शब्द हिंद देश की भाषा का व्यंजक होने के कारण संस्कृत, प्राकृत या भ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का भी बोध किया। आगे देखते हैं। आगे है कि हिंदी शब्द का प्रारंभिक प्रयोग कब हुआ था? कि अमीर खुसरो के समय में हुआ था। कब हुआ था? अमीर खुसरो के समय में। खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी तक रहे। उन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ खलिक बारी में देसी भाषा के रूप में हिंदी और हिंदवी और हिंदोई शब्द का प्रयोग किया, और अपने ग्रंथ खालिक बारी में फारसी हिंदी कोश में उन्होंने लगभग 30 बार हिंदवी और 5 बार हिंदी का प्रयोग किया। कितनी बार किया? 30 बार हिंदवी और 5 बार हिंदी का प्रयोग किया। आगे देखते हैं कि हिंदी शब्द जो है भारत की क्या है? भारत की भाषा के रूप में 1424 ईस्वी में 1400 ईस्वी में सरफुद्दीन यजुदी ने ग्रंथ के जाफरनामा में प्रयुक्त किया। किसमें प्रयुक्त किया? जाफरनामा में। मध्यकाल में फारसी तथा अरबी साहित्य से जवाने हिंदी कहा गया। भारत की प्राचीन एवं प्राचीन कालीन आर्य भाषाएं कौन कौन सी थीं? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का बोधक माना गया। किसका बोधक माना गया? अपभ्रंश का बोधक माना गया है। आगे देखते हैं। आगे है इब्र अल मुख्फा ने जब पंचतंत्र अरबी भाषा में अनुवाद कलील उल दिमत्रा नाम से किया, तब उन्होंने भी पंचतंत्र की भाषा को जवाने हिंदी भी कहा। क्या कहा? जवाने हिंदी कहा, अर्थात प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी के अर्थ में किया गया था। आगे देखते हैं। आगे जो है 1808 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, और बाद में गिलक्राइस्ट ने हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुस्तानी भाषा के अर्थ में किया। फिर उन्होंने 1812 ईस्वी में कैप्टन लेटर फोर्ट विलियम कॉलेज का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते समय हिंदी शब्द का आधुनिक अर्थ एवं प्रथम प्रयोग किया। किसने किया? 1812 में कैप्टन लेटर ने। आगे देखते हैं। आगे है कि मैं केवल हिंदुस्तानी रेखता का जिक्र कर रहा हूँ जो फारसी लिपि में है। यह बात किसने कही है? कैप्टन लेटर ने। जो फारसी लिपि में लिखी जाती है, मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा।
जिसकी अपनी लिपि है उसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं होता और मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर प्रांत की भाषा थी। ये बात किसने कही? कैप्टन लेटर ने। इस प्रकार हिंदी शब्द जन्मा और भारत देश की भाषा का बोधक बना। आगे देखते हैं। आगे है कि आज हिंदी शब्द का प्रयोग उस भाषा के लिए किया जिसकी लिपि देवनागरी है। क्या है? जिसकी लिपि देवनागरी है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द शामिल हैं, किंतु संस्कृत शब्दों का प्रयोग ज़्यादा ही हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा कि हिंदी भाषा नामक की पुस्तक जो है, हिंदी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। कितने में किया गया है? 3 अर्थों में किया गया। कौन कौन से? व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, भाषा वैज्ञानिक अर्थ। व्यापक अर्थ में है हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं का बोधक। संकुचित अर्थ में है खड़ी बोली हिंदी की बोधक जो आज भारत की राजभाषा है। पश्चिमी और पूर्वी हिंदी बोलियों का बोधक रहा है। आगे देखते हैं। आगे जो है पश्चिमी हिंदी, बांगरू, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी पश्चिमी क्षेत्र में है। पूर्वी हिंदी जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसका क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश कानपुर से मिर्जापुर, लखीमपुर तक का है। आगे देखते हैं। करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाषा के। हम लोग जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है उसके हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? भास किससे हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी। किससे है? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि भाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? करतल ध्वनियाँ, रेलवे गार्ड की झंडी, चिड़िया की आवाज़, कही और सुनी जाने वाली आवाज़। तो इसमें जो शामिल है वो है कही और सुनी जाने वाली आवाज़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी। आगे देखते हैं। आगे जो है खांसना, गहरी सांस लेना और घंटी बजाना भाषा क्यों नहीं है? उच्चारण अवयवों का प्रयोग नहीं है, सार्थक ध्वनि नहीं है, विचार विनिमय नहीं है, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विचार की आत्मा को अध्ययनात्मक बातचीत किसने कहा है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैक्स मूलर ने, कीथ ने। तो ये बात जो कही थी वो प्लेटो ने कही थी, ये हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा यादृच्छिक होती है। पंक्ति में इसका अर्थ क्या माना है? किसने माना है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। क्या माना है? माना हुआ। क्या कहा है? यादृच्छिक का अर्थ होता है माना हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी। आगे देखते हैं। संस्कृत में जल, हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वाटर आदि शब्द भिन्न भिन्न होते हैं, एक ही वस्तु का बोध कराते हैं। इसमें भाषा की कौन सी विशेषता व्यक्त होती है? भाषा की सामाजिक वस्तु, भाषा चिर परिवर्तनशील, भाषा की यादृच्छिक, भाषा अंतरणशील है। तो इस क्वेश्चन का जो सी है वो है भाषा यादृच्छिक है। क्या है? यादृच्छिक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है भाषा अंतरणशील है। इसका अर्थ क्या है? भाषा जो है एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति की बात तक पहुंचाती है। भाषा भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। भाषा भूत, वर्त, भविष्य को व्यक्त करती है। भाषा जो है कठिन से सरल की ओर जाती है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है भाषा जो है भूत, वर्तमान, भविष्य और सभी को व्यक्त करती है। तो इसका सही आंसर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का देसी भाषा के रूप में पहला प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने, अबुल फजल ने, बदायूं ने, मुल्ला वजिया ने। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है अमीर खुसरो ने। किसने किया? अमीर खुसरो ने। तो ये था आज का शस्त्र। आज की शस्त्र की परिचर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।